तो ख़वातीन और हजरात, हमारे पास आज की क्लास में पेपर है, दैट इज अक्टूबर नवंबर 2024 P11 1 hour 15 minutes का पेपर है, कैम्ब्रिज ए लेवल्स। वी हैव 40 MCQs इन दिस पेपर एंड देयर आर 16 पेजेस। मेक श्योर कोई भी पेज मिस या मिस प्रिंटिंग नहीं है। अगर है तो पहली फुर्सत में इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करिएगा। पहला पेपर आपके पास इंपॉर्टेंट कांस्टेंट्स एंड फॉर्मूला का है, बट आई ऑलवेज से इनके सारे फॉर्मूला के ऊपर रिलाय नहीं करिएगा। देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मूलाज इन आवर सिलेबस जो कि यहाँ पे नहीं लिखे हुए होते। ओके, व्हाट आर द एसआई बेस यूनिट्स ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स? मोमेंट ऑफ फोर्स के एसआई बेस यूनिट्स क्या हैं? तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है बेटा? एफ इंटू डी। एफ होता है के जी (m(s)-2) एंड डी क्या है? एम, यानी के जी (m)² s-2, ठीक है बेटा। तो के जी (m)² s-2, डी इज योर करेक्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which statement about the vector quantity is correct? Okay, vector quantity acceleration हमारे पास is a vector quantity because it has constant magnitude। नहीं, वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन की वजह से होती है। टेम्परेचर इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। टेम्परेचर वेक्टर नहीं है। टाइम इज अ वेक्टर, टाइम भी वेक्टर नहीं है। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज डायरेक्शन। यस, डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, diagram shows the material of the rectangular block is determined using the mass using measuring by measuring the mass and linear dimensions of the block। ओके बेटा, mass, length, width and height, ठीक है। रेक्टेंगुलर ब्लॉक है तो रेक्टेंगल के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? रेक्टेंगल के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, सही है। द डेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बोला व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट? डेंसिटी में क्या अनसर्टेनिटी होगी? तो बेटा अनसर्टेन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? मास ओवर वॉल्यूम, मीन मास ओवर लेंथ विड्थ हाइट, सही बेटा। यानी अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी ओवर डेंसिटी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अनसर्टेनिटी इन मास ओवर मास, अनसर्टेनिटी इन लेंथ ओवर लेंथ, अनसर्टेनिटी इन विड्थ ओवर विड्थ एंड अनसर्टेनिटी इन हाइट ओवर हाइट, सही बेटा। यू वांट फाइंड आउट द अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी, तो क्या होगा बेटा? ये मल्टी डिवाइड हो रही है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। नाउ वी हैव सिंप्लीफाइड, लेट्स पुट द वैल्यूज। तो बेटा क्या होगा? अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी बराबर हो जाएगी प्लस माइनस अनसर्टेनिटी इन मास क्या है? 0.1 और एक्चुअल मास क्या है? 25। अनसर्टेनिटी लेंथ है 0.01, एक्चुअल लेंथ है 5। अनसर्टेनिटी इन विड्थ है 0.01, एक्चुअल विड्थ है 2 एंड अनसर्टेनिटी इन हाइट है 0.01, एक्चुअल हाइट है हमारे पास 1। और इस सब को हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 2.5 से, विच इज द वैल्यू ऑफ डेंसिटी, सही बेटा। चलो, लेट्स डू दिस। 0.0525। Okay, let me see the results. It's 0.0525, यानी it will be C, ठीक है बेटा। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने डेंसिटी की अनसर्टेनिटी निकाल ली। वालेकुम अस्सलाम सुनहरा। ओके, व्हाट इज द रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन पेज फॉर एग्जामिनेशन पेपर? अच्छा, एग्जामिनेशन पेपर जो है ना, वो आपके पास A4 साइज होता है, ठीक है। तो A4 साइज के बारे में अगर मैं आपको इसकी डायमेंशंस के बारे में बताऊं, तो बेटा A4 साइज की डायमेंशन देखो क्या होते हैं इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। A4 साइज की ये वाली होती है 21 सेंटीमीटर, ये वाली होती है 29 सेंटीमीटर समथिंग, और इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 0.1 मिलीमीटर, सही है बेटा। सो इसके मुताबिक अगर हम देखें, वॉल्यूम क्या होगी? 29 सेंटीमीटर को मीटर में मिलीमीटर में लिखना होगा, क्योंकि देखो सारे आंसर मिलीमीटर में हैं। तो 29 मिलीमीटर हमारे पास क्या होगा?
290 मल्टीप्लाई बाय 21 मिलीमीटर क्या होगा? 210 मल्टीप्लाई 1.1 मिलीमीटर। तो 290 मल्टीप्लाई बाय 210 मल्टीप्लाई 0.1, इट्स 6090। एंड कौन करीब है बेटा सबसे? सी। ठीक है। So to solve reasonable estimate, you must know the certain values beforehand, like the size of A4 paper. हाँ एसन। और हमने एक पूरी लिस्ट भी पढ़ी थी ना रीजनेबल एस्टिमेट्स वाली, चैप्टर 1 में, तो वो भी है। चलें आगे बढ़ते हैं। An object is to be projected from the horizontal ground at a velocity of magnitude u and angle theta to the horizontal. It hits the ground at time t, that is after it's projected. Assume the air resistance is negligible. बोला है which statement does not describe motion। बेटा ये हमारे पास बात हो रही है प्रोजेक्टाइल मोशन की, सही है। और इस प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर हम बात करें क्या क्या चीजें सही हैं, तो देखते हैं भाई। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इन वैल्यू भी होती है यू cos थीटा, सही बात हो रही है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इज ut cos थीटा, हाँ डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है हमारे पास क्या? u cos थीटा। एंड टाइम है हमारे पास कितना? t, तो ut cos थीटा हो जाएगा, सही है। हाइट, टाइम टेकन फॉर द ऑब्जेक्ट टू रीच मैक्सिमम हाइट इज t/2। हाँ अगर पूरे ड्यूरेशन का टाइम हमारे पास है t, तो टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम हाइट क्या होगा बेटा? t/2। बिल्कुल ठीक बात है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता बिकॉज देयर इज एन एक्सेलरेशन, सही है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल होता है। तो डी रॉन्ग है, उसने नॉट करेक्ट मांगा था तो ये हो गया हमारा। ओके। मोट अ पर्सन ट्रैवलिंग ऑन अ मोटरवे, a total distance of 200 kilometer. First 90 किलोमीटर एट a speed of 80 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे समझ में आ गया ये एवरेज स्पीड का सवाल चल रहा है। तो एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम चाहिए होता है। तो यहाँ पे बेटा तुम्हें डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम नहीं पता, तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है हमारे पास 90 और स्पीड क्या है? 80। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास? 90 डिवाइड बाई 80 इज 1.125 आवर्स, सही है बेटा। आगे देखो क्या बोल रहा है। द एवरेज स्पीड मस्ट ऑब्टेन फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, बाद की जर्नी की एवरेज स्पीड निकालनी है। ओके। तो बेटा बाद का डिस्टेंस क्या होगा? 200 टोटल डिस्टेंस था, उसमें से आप निकाल दो 90 किलोमीटर, तो 110 किलोमीटर रिमेनिंग डिस्टेंस बचा, सही है। और बाद का टाइम क्या होगा बेटा? बाद का टाइम, टोटल टाइम कितना है बेटा? 2 घंटे है, सही है। तो 2 घंटे में तो 1.125 आवर्स निकाल दो। 0.875 आर बचा। बेटा रिमेनिंग जर्नी की एवरेज स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस है हमारे पास 1110 और टाइम है 0.875 आवर्स, 125 0.7, यानी आंसर है डी। क्या बेटा? तो सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी का टाइम निकाला, ठीक है। एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी की टाइम की मदद से सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी का टाइम निकाला बाय सब्ट्रैक्टिंग टोटल टाइम विद द टाइम ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी। एंड देन फिर हम लोगों ने स्पीड ऑफ द रिमेनिंग जर्नी निकाली। ओके। मास ऑफ द कार इज दिस, द मोमेंटम इज दिस, काइनेटिक एनर्जी निकालो। बेटा इसका एक आसान तरीका ये, हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है p² अपॉन 2m, सही है। ये एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 18,000 ऊपर आ रहा है डिवाइड बाई 2, m कितना है? 1200। और अदरवाइज अगर आपको ये फॉर्मूला
याद नहीं आ रहा है तो बेटा आपने क्या करना है, आपने पहले तो मैथ और मोमेंटम की मदद से स्पीड निकालनी है, देन हाफ एम वी स्क्वायर लगा देना। सही बेटा। किस चैप्टर में था बेटा, एनर्जी के चैप्टर में पढ़ा था ये। बट अगर ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, देयर अनदर वे असद, आप इन दोनों की मदद से स्पीड निकालें, देन हाफ एम वी स्क्वायर लगा दें। सही है। नेक्स्ट, ladder is positioned on a icy frictionless ground and lean against the rough wall। बेटा ग्राउंड फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, बट वॉल फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रही है। एट द इंस्टेंट ऑफ द रिलीज इट बिगिंस टू स्लाइड। और जैसे ही इसे रिलीज किया जाएगा बेटा, लेडर हमारे पास अगर इस तरह है तो लेडर स्लाइड करके यूं जा रही है। सही है। ठीक है। ओके, विच डायग्राम शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पी डब्ल्यू एंड आर एक्टिंग ऑन द लेडर। बेटा डब्ल्यू क्या है, वेट विच ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड। आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो कि सरफेस से क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। हम्म, तो सी और डी गलत होगा। अब बचता है क्या बेटा, ए एंड बी। ओके, अब मेरी बात सुनो। उसने बोला है वॉल फ्रिक्शन वाली है। सही है। तो बेटा हमारे पास लेडर स्लिप होके नीचे जा रही है, यानी मोशन ऑफ द लेडर हमारे पास क्या है, नीचे। ठीक है, इसका मतलब फ्रिक्शन किधर होगी, ऊपर। ठीक है बेटा। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, एक चीज हमें और डिस्कस करनी है बेटा। ये जो वेट है, हमें इसको इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। सही है। सो अगर वेट को कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करते हो बेटा, या वेट का जो भी कंपोनेंट होगा, तो सम वन ऑफ द कंपोनेंट विल एक्ट अलोंग दिस एक्सिस। सही है। क्योंकि अगर आप इसको इस तरह डिवाइड कर रहे हो तो ये वाला कंपोनेंट कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल फोर्स जनरेट कर रहा होगा एक्स एक्सिस पे। सही है। या ये कह लो, जो रिएक्शन ऑफ द वॉल है दैट विल बी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे बना रहा हूँ बेटा, फ्रिक्शन है हमारे पास किधर, ऊपर। ठीक है। एंड वॉल का नॉर्मल रिएक्शन है इधर। ठीक है बेटा। और यही चीज अगर मैं बी पे भी कॉपी कर दूं, सॉरी ए पे भी कॉपी कर दूं। सही है। तो नॉर्मल रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पे बात हो रही है, तो पी हमारे पास क्या है बेटा, पी हमारे पास इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट होना चाहिए। तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में तो नहीं हो सकता, फिर तो एफ का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ए आंसर नहीं। तो आंसर कौन है बेटा हमारे पास, बी आंसर है। ठीक है बेटा। सबसे पहले देखो मैंने आइडेंटिफाई किया वेट डाउनवर्ड होना चाहिए, और नॉर्मल रिएक्शन सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, तो वी एंडेड अप विद द आंसर कैन बी ए और बी। अब हमने क्या किया, अगर लेडर नीचे जा रही है तो फ्रिक्शन ऊपर है, एंड रिएक्शन ऑफ द वॉल इज टूवर्ड्स राइट। सही है। तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट होना चाहिए पी, और पी हमारे पास ऑप्शन बी सही रिप्रेजेंट कर पा रहा है। सही बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। Toy parachute is dropped from the bridge and begins to fall vertically. The graph shows the distance time graph of the parachute against time. Which region of the graph the parachute is their terminal velocity? बेटा terminal velocity होती है हमारे पास constant velocity under free fall। सही बेटा। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट होता है क्या, वेलोसिटी। तो बेटा कहाँ ग्रेडियंट कांस्टेंट है, बी पर। जहां ग्रेडियंट कांस्टेंट वहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट। क्लियर। आगे बढ़े। ओके बेटा। चलो। An elevator is consists of a passenger car supporting the cable that runs over a tight, light frictionless pulley and a counterbalance. The counterbalance falls and the passenger car rises. Okay. Some masses are shown. ठीक है बेटा। पैसेंजर कार और पैसेंजर का मास
कितना है बेटा? ये कुल मिला के है 600। तो वेट क्या हो जाएगा हमारे पास? 600 × 9.81 यानी 5886। ठीक है। आगे बेटा बोल रहे हैं काउंटर बैलेंस है 640 न्यूटन। तो इसका वेट कितना हो जाएगा? W = 640 × 9.81। तो बेटा ये आंसर आ रहा है हमारे पास कितना? 6278.4 न्यूटन। सही है। सो इन दैट वे अगर हम देखते हैं, देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट एंड दैट कॉन्सेप्ट इज टेंशन। टेंशन हमेशा कहां पर होती है? फिक्स सपोर्ट की तरफ होती है। तो पुली की तरफ टेंशन होगी, दोनों तरफ ही। सही बेटा। नाउ अब अगर मैं बात करता हूं, ये वाला ऑब्जेक्ट जा रहा है नीचे। सही है। क्या बोला है? काउंटर बैलेंस फॉल्स एज द पैसेंजर राइज, सॉरी, ये वाला ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर। सही बेटा। यानी टेंशन, कौन सी फोर्स बड़ी है? टेंशन बड़ी है, वेट छोटी है। तो बेटा इस पार्ट के लिए क्या है ये? क्या नाम है इसका? पैसेंजर कार। पैसेंजर कार के लिए क्या सिनेरियो बेटा? बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स के एम है टी माइनस 5886। सही है। तो टी किसके बराबर हो जाएगा बेटा? टी बराबर हो जाएगा हमारे पास किसके? जरा साइड में लिख लेते हैं ताकि कंटिन्यूटी में आ जाए। ओके, टी बराबर हो जाएगा किसके? एम है हमारे पास कितना बेटा? टोटल 600 ए प्लस 5886। ये क्वेश्चन वन हो गया पैसेंजर कार की। अब बेटा काउंटर वेट की बात करो। काउंटर वेट के लिए हमारे पास सिनेरियो क्या है? सिग्मा एफ के क्या होगा? काउंटर वेट जा रहा है किधर? नीचे। तो बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इक्वल्स टू टोटल फोर्स, यानी डब्ल्यू माइनस टी। यानी कि ये हो जाएगा एम ए। डब्ल्यू कितना है बेटा? 6278.4 माइनस टी। तो टी कितना हो जाएगा बेटा? 6278.4 माइनस मैथ है दिस टाइम 640। सही बेटा। बोल रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। सही है, व्हेन कैरिंग द पैसेंजर। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन निकालना है। तो आई हैव टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड पे टी विच विल बी कांस्टेंट फॉर बोथ केसेस। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? कंपेयर कर लेंगे दोनों को। तो बेटा हमारे पास सिनेरियो आ जाएगा क्या? 600 ए + 5886 बराबर है 6278.4 माइनस 640। एज वालों को एक तरफ कर लो बेटा। 600 ए + 640 ए बराबर हो गया 6278.4 माइनस 588। तो हो जाएगा 1240 ए। और ये क्या हो जाएगा? 392.4। तो ये हो जाएगा 392.4 डिवाइड बाय 1240। बेटा 0.316। 0.316 इज 0.32। तो हमारा आंसर है बी। सही है। तो ये हमारे पास इस सवाल की वर्किंग है। ठीक है बेटा। सबसे पहले हमने दोनों अलग अलग सिचुएशंस की साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाई, कंपेयर किया, कंपेयर करके ए की वैल्यू निकाली। डन। आगे बढ़े।
Cool. Okay, stationary ball of mass m is hit by a bat. The ball leaves the bat with velocity of v. The ball is in contact with the ball for the short time t. What is the average force? Easy peasy. Average force क्या होती है बेटा? Average force is equals to the rate of change of momentum. Okay, change in momentum क्या होगा? Mass into change in velocity upon time. यानी m v minus u upon t. Okay. बॉल इनिशियली स्टेशनरी थी तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। सही है बेटा। तो एम वी डेल्टा टी बी आंसर है। चलो। ओके। डिस्क ऑफ मास एम moving horizontal on a frictionless surface with uniform velocity, it collides with the stationary disk of mass 4m. Okay. The diagram shows the view from the above of the motion of the two disks before and after collision. समझ लो ये कैरम बोर्ड होता है ना, ये वैसे एक गेम चल रहा है। सही बेटा। So what is the initial velocity of u of the disk of mass m? अच्छा बेटा ये मांग रहा है हमसे। तो बेटा यहाँ पे दो कहानियां हैं। यहाँ पर मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या है? एम यू। क्योंकि 4m तो रुका हुआ है। सही है। और ये भी कहाँ है? एक्स एक्सिस। ठीक है। और मोमेंटम बिफोर कोलिजन अलोंग वाई एक्सिस क्या है बेटा? जीरो। ठीक है। अब बात करो बेटा आफ्टर कोलिजन। तो बेटा मेरे पास दो सिनेरियो थे। पहले आप इसकी बात करो। जब आप इसको इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करोगे तो ये कंपोनेंट होंगे। तो बेटा मोमेंटम क्या बन रहा है यहाँ पे? मास है m और वेलोसिटी ये 4, तो 4m। तो जहां से एंगल बनता है वो कॉस का फंक्शन होता है, 4m cos 45 एंड 4m sin 45। सही है। यही सलूक नीचे वाले के साथ भी करो। ना बेटा इसकी तो वेलोसिटी नहीं हो, तो ये क्या हो जाएगा? 4mv। एक मिनट, इसे 4m क्यों लिखा? अच्छा, 4 × m, स्पीड 4m ऐसा है, तो ये 4mv है। तो बेटा जहां से एंगल बनता है वो कॉस का फंक्शन होता है, तो 4mv cos 45, और ये हो जाएगा 4mv sin 45। सही बेटा। अब सुनो, मुझे चाहिए बेसिकली एक्स एक्सिस। तो मैं क्या करता? मैं सिंपल लगाता इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस। क्या? मोमेंटम आफ्टर कोलिजन की। एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या हो जाता बेटा हमारे पास? इसको मैं जरा अलग कर दूं ताकि कंफ्यूजन बिल्डअप ना हो। सही है। थोड़ा सा दूर भी कर देता हूं। सही है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा? दो इक्वेशन बनेंगी। पहले एक्स एक्सिस की बनेगी। क्या? देखो, मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या था बेटा? मोमेंटम बिफोर कोलिजन था हमारे पास एम यू। और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या था बेटा हमारे पास? ये आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात कर रहा हूँ बेटा। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है 4m cos 45 प्लस 4mv cos 45। सही बेटा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं, cos 45 की वैल्यू लिखकर, cos 45 होता है 0.707, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 2.82 m, और ये हो जाएगा हमारे पास 2.82 mv। सही बेटा। अगर यही काम मैं अलोंग वाई एक्सिस करूं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहे हैं वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे क्या होगा बेटा? बिफोर कोलिजन वाई एक्सिस मोमेंटम जीरो था, एंड आफ्टर कोलिजन वाई एक्सिस का मोमेंटम क्या है? 4m sin 45। अगर मैं इस डायरेक्शन को प्लस ले रहा हूं तो इसको माइनस लेना होगा। यहाँ पे तो दोनों सेम डायरेक्शन में थे ना, तो हमने ऐड किया था।
लेकिन यहाँ पे एक इसको माइनस लेना होगा। तो माइनस 4mv sin 45। सही बेटा, इधर चली जाएगी। 4mv sin 45 बराबर है 4m sin 45। सही बेटा, क्या होगा? मैथ से मैथ कटेगा, 4 से 4 कटेगा। ठीक है। एंड sin 45 से sin 45 कटेगा। अभी मिसिंग समथिंग। तो तो इस तरह तो v की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, इस तरह तो v की वैल्यू 1 आ रही है। तो अगर v की वैल्यू 1 आ रही है तो मैं एक काम करो, यहाँ पर u m ऐसे ही रखा, m कॉमन निकाला, 2.82 प्लस 2.82, तो ये सिर्फ m कॉमन निकाला, ये इस तरह का। फिर m से m कटा, एंड फाइनल हमारे पास क्या सिनेरियो बिल्डअप हो जाएगा? u ऐसे ही रहा, 2.82 प्लस 2.82, v की वैल्यू 1 आई है, 5.64। 5.64, 5.7। सही है बेटा, तो ये आंसर आ गया आपका डी। और वर्किंग आपके पास पूरी डिटेल में सामने है। मैं एक मरतबा फिर आपको रिकॉल करवा रहा हूँ क्या किया है। सबसे पहले मैंने बताया अलोंग एक्स एक्सिस बिफोर कोलिजन मोमेंटम ये है, एंड बिफोर कोलिजन अलोंग वाई एक्सिस मोमेंटम ये है। फिर मैंने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एक्स एक्सिस की इक्वेशन बनाई और वाई एक्सिस की इक्वेशन बनाई। वाई एक्सिस की इक्वेशन से मैंने निकाली स्पीड। ठीक है, और जब मुझे स्पीड मिल गई तो स्पीड को उठा के यहाँ पे पुट किया, और एक्स एक्सिस की प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन से हमने यू निकाला। पर हाउ मच टाइम शुड वी गिव टू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस? अलिजबा डिपेंड करता है, इसकी इनकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती है, तो आई गेस 2-3 मिनट इनफ होंगे, डिपेंडिंग आप बाकी क्वेश्चंस कितना जल्दी कर रहे हैं। सही बेटा, तो ये हमारा डी आंसर होगी। सर सो लॉन्ग क्वेश्चन गेट वर्थ 1 मार्क। जी मतलब बेटा, बैलेंस पेपर होता है ना, सम क्वेश्चन आर इजी, सम क्वेश्चन आर डिफिकल्ट। चलें बेटा, आगे बढ़ते हैं। ओके, object is dropped from the rest on earth from a height of 2 meters. The same object is dropped from rest on the moon from the twice height. Okay, acceleration of free fall on the moon is approximately 16% the value on earth. Assume that there are no resistive forces acting on the object. Okay, what is the ratio of speed of object just before it hitting the earth and speed of object before it hitting the surface of the moon? Okay, values देखो बेटा, अर्थ की बात हो रही है। अर्थ में बोला गया है रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। आपसे हाइट बोली गई है 2 मीटर। एक्सेलरेशन क्या होगा, ड्रॉप कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। सही है। एंड फाइनली हमारे पास क्या मांगा जा रहा है, स्पीड मांगा जा रहा है। सही है बेटा, तो वी डोंट हैव टाइम। परफेक्ट। तो बेटा सेकंड थर्ड इक्वेशन मोशन लगेगी। ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2as प्लस यू स्क्वायर। सही बेटा, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है, तो वी स्क्वायर हो गया 2s प्लस यू स्क्वायर। तो वी स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2, ए की वैल्यू 9.1 है, एस कितना है बेटा, हमारे पास हाइट 2 दी हुई है। सही है, एंड यू 0 है, यू लिख ही नहीं रहे हम। तो स्क्वायर हटाने के लिए साथ साथ रूट भी लगा दो, तो क्या वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, वी हो जाएगा 2 × 9.81 × 2 29.24। तो यही काम करो मून के लिए। सर रेडिकल के बाद 6.26 आ रहा है। इसके बाद सर रेडिकल लगाने से 39.2। ओ, हमने तो रूट लगाया ही नहीं।
6.264। थैंक यू बेटा। चलो चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। मून की ऊपर भी ऑब्जेक्ट को इनिशियल रेस्ट पे ड्रॉप किया गया है। डिस्टेंस मून का क्या है बेटा? मून का डिस्टेंस है हमारे पास ट्वाइस, यानी 4 मीटर। ग्रेविटी ऑफ मून अर्थ के मुकाबले में 16% है, यानी 0.6 टाइम्स ग्रेविटी ऑफ अर्थ है। इसका मतलब 0.16 मल्टीप्लाई 9.81 कितना होगा? 1.56। सही है। और यहाँ पे भी निकालना है, तो v² = 2as। v² हो जाएगा 2a है 1.56, और s कितना है 4। स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगा दिया, तो v कितना आ रहा है बेटा? √2 मल्टीप्लाई 1.56 मल्टीप्लाई 4, 3.53। अब इसने मांगा है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जस्ट बिफोर हिटिंग द सरफेस ऑन अर्थ ओवर मून। तो 6.26 डिवाइड बाय 3.53, 1.77, यानी आंसर इज ए। ठीक है बेटा। ग्राफ shows how velocity v varies with time for the bungee jumper, at which point the bungee jumper is momentarily at rest। बेटा यहाँ पे स्पीड हमारे पास है 0। सही है। तो r इज द पॉइंट ऑफ रेस्ट। सही है। एंड एट विच पॉइंट डज शी हैव जीरो एक्सीलरेशन? बेटा देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सीलरेशन होता है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है क्यू पे। सही है। तो क्यू पे हमारे पास जीरो एक्सीलरेशन। सी आंसर है। ठीक है बेटा। ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ यहाँ पे देखो बेटा, हॉरिजॉन्टल हो रहा है ये। सही है। तो इस पे जीरो एक्सीलरेशन होगी, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सीलरेशन। नाउ solid sphere which is less dense than water had completely immersed in a water a few meters below the surface. The density of the water is uniform. Sphere is released, and immediately after release, the sphere rises. Which row describes the change in the magnitude of the upthrust on the sphere and the resultant force? बेटा upthrust का magnitude तो change नहीं होगा, because upthrust is the equal to the weight of the liquid displaced। तो weight of the liquid या जो liquid की volume है वो तो change नहीं हो रही, तो upthrust भी change नहीं होगा। ठीक है। अपथरस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? U इक्वल टू रो जी वी। ना वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर चेंज हो रहा है, ना ग्रेविटी ऑफ अर्थ चेंज हो रही है, ना डेंसिटी ऑफ वाटर चेंज हो रही है, तो अपथरस्ट क्या होगी बेटा हमारे पास? कांस्टेंट। सही है। और क्योंकि हमारा स्फीयर जा रहा है ऊपर। सही है बेटा। तो ऊपर जाने की वजह से क्या हो रहा है? स्फीयर की स्पीड बढ़ रही है। स्पीड बढ़ेगी तो ड्रैग फोर्स भी क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। नाउ रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी बेटा? वेट माइनस ड्रैग फोर्स। सही है। क्योंकि ड्रैग फोर्स बढ़ रही है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? कम होगी, क्योंकि वेट तो कांस्टेंट है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो रही है बेटा हमारे पास? डिक्रीज हो रही है। ए आंसर। सही बेटा। ऊपर की तरफ जा रहा है तो राइज हो रहा है, स्पीड हमारे पास इंक्रीज होगी तो ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज होगी। स्पीड का ताल्लुक और एयर रेजिस्टेंस या ड्रैग फोर्स का ताल्लुक यही होता है कि जब स्पीड बढ़ती है तो ये भी क्या होते हैं बेटा? बढ़ते हैं। सही बेटा। तो वंस दे विल राइज दे विल इंक्रीज, तो क्या होगा? ड्रैग फोर्स बढ़ेगी तो रिजल्टेंट फोर्स कम होगी। यूनिफॉर्म बार। यूनिफॉर्म बार का मतलब मैंने आपको बता दिया था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा बेटा? सेंटर में। सही है। तो अगर ये 4 मीटर की बार है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास क्या होगा बेटा? बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पर। यानी यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना होगा बेटा? 2 मीटर। ठीक है। एंड दिस इज आवर पिवट। सही है। और वेट 200, तो वेट 200 है। दिस विल मेक व्हाट? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट।
सही है। ओके, वेट 200 है, लेंथ 4 मीटर है, हिंज एट द वॉल बता दिया, दबा रहे हॉरिजॉन्टल है, देन इक्विलिब्रियम। ओके, केबल अटैच की हुई है, डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर फ्रॉम द अदर एंड, केबल का एंगल है 35 डिग्री, व्हाट इज द टेंशन? बेटा टेंशन को एक काम करो, कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करो। एक ये कंपोनेंट होगा, एक ये कंपोनेंट होगा। ना ये वाला कंपोनेंट देखो डायरेक्टली पिवट पे लग रहा है, और मैं आपको बता चुका हूं पिवट पे लगने वाली कोई भी फोर्स मोमेंट प्रोड्यूस नहीं करवाती है। तो बेटा ये जहां से एंगल बनता है कॉस का फंक्शन होता है, तो ये साइन का फंक्शन होगा। और ये कौन सी मोमेंट करवाएगा बेटा? क्लॉकवाइज। और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बेटा? इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 4 - 0.5 यानी 3.5 मीटर। इक्विलिब्रियम बोला है, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर है सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज है t sin 35 मल्टीप्लाई बाय 3.5। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है बेटा 200 मल्टीप्लाई बाय 2। सही बेटा, sin 35 निकालो, 0.573। इसको मल्टीप्लाई बाय 35, 3.5 भी कर दो, तो ये हो रहा है 2। तो 2t बराबर है 400। टी किसके बराबर हो गया? 400 डिवाइड बाई 2, टी इज 200 न्यूटन। सही बेटा, तो आंसर इज सी। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। डायग्राम shows pair of equal forces acting on the meter rule. Which diagram shows the forces that are couple? बेटा couple का कंडीशन क्या है? अनलाइक यानी ऑपोजिट फोर्सेस होती है, ठीक है, पैरेलल होती हैं, और जो कि वन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सपोर्ट करती है। सही बेटा, तो ये तो कपल नहीं करवाएंगे। दीज कैन कॉज कपल फोर्स, अनलाइक भी हैं, पैरेलल भी हैं, ठीक है। एंड मतलब ये देखो, ये करवा रही है क्लॉकवाइज, ये भी करवा रही है क्लॉकवाइज, ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल आउट कर देंगी। एंड दीज टू आर ऑल्सो नॉट कपल। इसका भी कंपोनेंट लगेगा तो इनका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं हो पाएगा। तो आंसर बेटा हमारे पास है बी। सही है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं मास m है ऑब्जेक्ट का, हाइट h पे रखा फेंका गया है इन एयर विद वेलोसिटी v। एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, एक्सप्रेशन ऑफ फ्री फॉल g। व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट फ्रॉम p टू q? टोटल वर्क डन क्या हो रहा है हमारे पास? अच्छा जी, तो टोटल वर्क डन हमारे पास क्या हो रहा है, इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? मुझे एक बात बताओ, पॉइंट पी से ऑब्जेक्ट चला, घूम कर वापस पॉइंट पी पर आया, तो जरा बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। 0। तो वर्क होता है एफ इंटू डी। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क भी क्या होगा? जीरो। ठीक है। स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 30 Newton per meter is suspended vertically from its top. Spring obeys Hooke's law. Okay, the law, spring is initially the spring is compressed, not stretched। ना compressed है, ना stretch है। सही है। Mass of the 0.5 kg is attached to the bottom of the spring and the mass is released from rest and falls। बेटा जब फॉल कर रहा है कौन सी एनर्जी कम हो रही है? अगर मैं तुम्हें डायग्राम बनाकर दिखाऊं, स्प्रिंग था पहले इस तरह, सही है, अब स्प्रिंग के ऊपर फ्लोर से इतनी हाइट थी, ना स्प्रिंग से मास अटैच कर दिया है, तो अब देखो बेटा फ्लोर से कितनी, सिर्फ कितनी हाइट है, कौन सी एनर्जी डिक्रीज हुई? द एनर्जी ड्यू टू हाइट, कौन सी एनर्जी डिक्रीज हुई? जीपी। PP। सही है। द फ्रिक्शनल इफेक्ट्स आर नेग्लिजिबल। बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो जो जीपी डिक्रीज हुई है वो कहाँ गई? स्प्रिंग के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी कन्वर्ट हो गई। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को स्ट्रेन एनर्जी के बराबर कर रहा हूँ, यानी mgh को बराबर कर रहा हूँ हाफ के, एक्सटेंशन मांग रहा है ना, एक्स स्क्वायर। तो बेटा
तो ये एक्स आएगा यहाँ पे, तो ये एच की जगह एक्स आएगा, क्योंकि एक्सटेंड कर रहा है ना स्प्रिंग। चल देखते हैं। एक्स एक्स कटा, देन हमारे पास सिनेरियो क्या आ जाएगा बेटा, एम पता है, जी पता है, सही है। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। बेटा एक्स क्या हो जाएगा, 2 mg अपॉन के। तो एक्स हो गया 2, एम है हमारे पास कितना, 0.5, ग्रेविटी को 9.81, अपॉन के कितना है बेटा, 30। तो आंसर आ रहा है बेटा 0.327। 0.327 इज रफली इक्वल टू 0.33। सही बेटा, तो आंसर है हमारे पास डी। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ओरिजिनल वायर की लेंथ है एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, टेंसाइल फोर्स है एफ, कॉजेज इट टू हैव द एक्सटेंशन एक्स, वायर ओबेज हुक्स लॉ। कौन सी एक्सप्रेशन यंग मॉड्यूलस के बराबर है? यंग मॉड्यूलस क्या होता है बेटा, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। समझिए बेटा, यानी एफ एल, एफ अपॉन ए, एल अपॉन बी। सही बेटा, हो। जरा देख लेते हैं आंसर क्या होता है यहाँ पे। स्ट्रेन ओवर स्ट्रेस नहीं है, एफ एल ओवर ई होता है, नहीं। आ, ये है बेटा, बी है आंसर। देखो, ये हो गया हमारे पास कितना, एफ अपॉन ए, और स्ट्रेन डिनोमिनेटर में आएगा। यानी इन्होंने इक्वेशन को इस तरह ओपन किया है, स्ट्रेस को एफ अपॉन ए कर दिया और स्ट्रेन को यूं रखा। सही बेटा, तो बी आंसर है। हाफ ऑफ द पेपर इज बीइंग डन। The wire is stretched by gradually increasing force. Okay. The force extension graph of the wire is shown. Which statement must be correct? Point Q is the elastic limit. नहीं बेटा, point Q तो limit of proportionality है। Point R is the limit of proportionality, नहीं। लेंथ चेंज हो गई है, point R may be elastic limit, not limit of proportionality. Area under the graph from P to S is the elastic potential energy stored in the wire, नहीं। Area under the graph which from P to S is the work done on the इन द स्ट्रेचिंग वायर, यस। वो वर्क जो वायर ने स्ट्रेच किया, याद है हम लोगों ने एरिया अंडर ग्राफ को बोला था, दिस इज द एनर्जी गेन्ड बाय द वायर ड्यूरिंग द लोडिंग। सही है, तो ये वो एनर्जी है जो वायर ने लोड होने के दौरान स्टोर की है। तो डी आंसर है। स्प्रिंग हैज अनस्ट्रेच्ड लेंथ 0.3 मीटर, द स्प्रिंग कांस्टेंट 400 न्यूटन पर मीटर। An object is suspended from the spring and spring is deformed within its limit of proportionality. Okay. The new spring has a length this. अच्छा जी, what is the elastic potential energy? देख लेते हैं बेटा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एक्सटेंशन है हमारे पास, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। सही है बेटा, हाफ, ये कितना है 400, और एक्सटेंशन कितनी है बेटा, न्यू लेंथ आई है 0.5। सही है, और अनस्ट्रेच्ड ओरिजिनल लेंथ है 0.3, इन एक्सटेंशन होगी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, यानी 0.2 होगा। आंसर आ रहा है बेटा 8 जूल। ए, दुआ कौन से सवाल का, वाई नॉट सी। अच्छा यहाँ पे बेटा, ग्राफ पी टू एस, इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो हमारे पास स्प्रिंग को अपनी ओरिजिनल लेंथ पे वापस लाती है ना दुआ। यहाँ पे तो स्प्रिंग इलास्टिक पॉइंट लिमिट क्रॉस कर चुका है, तो स्प्रिंग विल नॉट कम टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। सही है दुआ। सो 22 हमारे पास ए हो गया, सिंपल सवाल था। ओके।
Wire consists of 3 meter length of the metal X joined to 1 meter length of metal Y. ओके, दो अलग अलग मेटल, एक मेटल एक्स एक मेटल वाई। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज यूनिफॉर्म। दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है, मतलब जितना एरिया यहाँ है उतना ही एरिया हमारे पास यहाँ है। ठीक है बेटा, दोनों पे लोड भी सेम अप्लाई हो रहा है। सेम क्या क्या बेटा, लोड है, एरिया है, और load, a load hung from the wire causes metal to x to extend 1.5। इसकी एक्सटेंशन है बेटा 1.5 मिलीमीटर, एंड y की एक्सटेंशन है 1 मिलीमीटर। ओके, द सेम लोड इज hung from the second wire of the same cross sectional area। भाई एक और सेट ऑफ वायर है हमारे पास। सही है, एक और सेट ऑफ वायर है हमारे पास। द सेम लोड इज हंग फ्रॉम द सेकेंड वायर ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पे सेम क्या है बेटा, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया, और सेम लोड है तो लोड भी सेम है। सही है, कंसिस्टिंग ऑफ 1 मीटर लेंथ ऑफ मेटल एक्स। इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है बेटा, 1 मीटर, एंड 3 मीटर लेंथ ऑफ वायर। इसकी लेंथ है बेटा हमारे पास 3 मीटर। बोथ वायर्स आर एक्सटेंडेड विद इन देयर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। व्हाट इज द टोटल एक्सटेंशन ऑफ सेकंड वायर? अच्छा, टोटल एक्सटेंशन ऑफ सेकंड वायर। बेटा अगर दोनों सिनेरियो में ये भी एक्स है ये भी एक्स है, इनका ये मेटल सेम, और अगर मेटल सेम है तो इनका यंग्स मॉडुलस भी बराबर होगा, एफ एल ओवर ए। सही है, अब खेल यहाँ पे लेंथ और एक्सटेंशन का चल रहा है। एक काम करो, ई को एक तरफ करो, और एफ अपॉन ई ए एल। नाउ क्या हो रहा है बेटा, ये सिनेरियो बन गया, तीनों पे लोड बराबर है, मतलब दोनों सिनेरियोज में लोड एल ही है। सही है, दोनों सिनेरियो में यंग मॉड्यूलस एक्स का बराबर है, और दोनों सिनेरियो में हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बराबर है, यानी एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ओके, अब बेटा सुनो, जब 3 मीटर की, एक्स के लिए बात कर रहा हूं, जब 3 मीटर की लेंथ पे 1.5 मिलीमीटर की एक्सटेंशन मिल रही है, तो बेटा 1 मीटर की लेंथ पे कितनी एक्सटेंशन मिलेगी, हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक्स कितना आ गया बेटा, एक्सटेंशन कितनी आ गई, 1.5 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 3, यानी 0.5 मिलीमीटर। अब यही काम हम करेंगे वाई के लिए, मेटल वाई के लिए। ठीक है बेटा, तो मेटल वाई के लिए अगर हम बात करते हैं, यही सिनेरियो होगा मेटल वाई में, यहाँ का वाई और यहाँ का वाई बराबर है, सेम मेटल है। तो 1 मिलीमीटर, वन मीटर की लेंथ पे 1 मिलीमीटर की एक्सटेंशन मिल रही है, तो 3 मीटर की लेंथ पे कितनी होगी बेटा, 3 मिलीमीटर की एक्सटेंशन होगी। ठीक है बेटा, तो इन दैट केस हमारे पास सारी क्वांटिटेटिव एनालिसिस मिल गई कि भाई इसकी एक्सटेंशन है 0.5 मिलीमीटर, और इसकी एक्सटेंशन है 3 मिलीमीटर। तो टोटल एक्सटेंशन कितनी हो गई, दाड़े दाओ, हमारे पास आंसर बना 2.5 मिलीमीटर। सही बेटा, सर हमने कन्वर्ट नहीं किया मिलीमीटर को मीटर में। करना ही नहीं था, आंसर सारे मिलीमीटर में है। अली बेटा सुनो, हमने सबसे पहले बोला कि भाई सेम क्या है, लोड और एक क्या कहते हैं एरिया, जो इस वायर पे लग रहा है वो ही इस वायर पे लग रहा है। क्या बोला बेटा, सेम लोड एंड सेम क्रॉस सेक्शन एरिया। इसके अलावा सेम क्या है,
एक्स एक्स दोनों सेम वायर है, तो इनका यंग्स मॉडुलस बराबर होगा। तो मैंने देखो इक्वेशन जो रेड कलर से वर्किंग की है, इस पे मैंने आपको बताया कि भाई इस ई को ऊपर भेजो, सही है। तो एफ सब पे लोड एक्स पे कांस्टेंट है, लोड का यंग मॉडुलस कांस्टेंट है, लोड का क्रॉस एक्स का क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है, सही बेटा। यानी मैंने बोला कि एक्सटेंशन और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मैंने बोला एक्स के लिए 3 मीटर 1.5 मिलीमीटर दे रहा है, तो 1 मिलीमीटर कितना देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0.5 मिलीमीटर आया। सिमिलरली 1 मीटर 1 मिलीमीटर दे रहा है, तो 3 मीटर 3 मिलीमीटर एक्सटेंशन देगा। तो नए सिनेरियो में इसकी एक्सटेंशन है 0.5, इसकी है 3, तो टोटल हो गई 3.5। ठीक है अली अहमद। चलो आगे बढ़ते हैं। The graph shows the variation with the displacement for with distance or a progressive wave at one instant. Period up at 91 millimeter meters, sorry 91 millisecond बताया गया। What can be determined about the wave? अच्छा, क्या डिटरमाइन हो सकता है वेव के बारे में? प्रोग्रेसिव वेव है, ठीक है, पीरियड ये है, सही है। तो देखते हैं बेटा क्या सीन है। पहले एक काम करो, पीरियड से फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, मिली है तो एक्सपोनेंट -3, 10.98, यानी 11 हर्ट्ज। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ 11 हर्ट्ज, 11 हर्ट्ज चाहिए, बट इट्स नॉट लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो ये रॉन्ग हो गया, ट्रांसवर्स वेव है, सही है। आगे बढ़ो बेटा। अब जरा वेवलेंथ बताओ कितना, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट। तो वेवलेंथ हमारे पास कितना आ रहा है, 4 सेंटीमीटर, सही है। तो 4 सेंटीमीटर, सही है। बट द ग्राफ शो द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस। आर वी श्योर अबाउट इट कि ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है? कहीं पे मेंशन ऐसा कुछ हुआ हुआ नहीं है, तो ऑप्शन डी अभी जो है ना कंफ्यूजन में। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर मैं स्पीड निकालूं, स्पीड क्योंकि हमारे पास एक ही वे आउट है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, तो एफ हमने निकाला 11, लैम्डा हमारे पास क्या है, इन टर्म्स ऑफ मीटर इट्स 0.4 एक्सपोनेंट -2, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, सही है। तो 4 एक्सपोनेंट -2 मल्टीप्लाई 11 इज 0.4। तो स्पीड ये आ रही है, ये आंसर बन रहा है बेटा, विदाउट एनी कंफ्यूजन, फिट सही है, ठीक है। बेटा आई हैव रिसीव 2 मैसेजेस ऑन दी अदर अकाउंट, काइंडली सेंड द मैसेज टू चैट हैपन क्वेश्चन, दो आपका मैसेज आया हुआ था, चैट हैपन क्वेश्चन पे मैसेज कर दीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हमारे पास सिनेरियो है, विच ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज अरेंज्ड इन ऑर्डर फॉर फ्रॉम द शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। बेटा क्या है हमारे पास सीक्वेंस, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, सही बेटा। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ टू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पे अगर हमें जाना है, तो बेटा हमारे पास होगा सिनेरियो, हमें यहाँ से यहाँ जाना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ है मैक्स और यहाँ पे वेवलेंथ है मिनिमम। एक्सरे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, डी सीम्स राइट, सही बेटा। वेव की फ्रीक्वेंसी है 5 गीगाहर्ट्ज, क्या पीरियड होगा, तो पीरियड क्या होगा, 1/f, यानी 1/5 गीगा क्या होता है, एक्सपोनेंट 9, 2 एक्सपोनेंट -10, बट दिस इज नॉट इन द ऑप्शंस। अब देखो मैं आपको क्या ये कैलकुलेटर लगा के दिखाता हूँ। मेरे पास आया है 2 एक्सपोनेंट -10, सही बेटा। अब ENG दबाएंगे तो देखो क्या हो गया, 200 एक्सपोनेंट -12,
मतलब यही वैल्यू 200 एक्सपोनेंट माइनस 12 बन गई। एंड एक्सपोनेंट माइनस 12 होता है पीको। ये आंसर है। Which statement about the two progressive waves? थ्री स्टेटमेंट प्रोग्रेसिव वेव के बारे में लिखे हुए हैं, ठीक है। Which statement must be correct for the two waves to be coherent? सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। ये बात सही है, ये बात सही है। सेम एम्पलीट्यूड हो ना हो डजंट मैटर। अगर सेम एम्पलीट्यूड होगा तो परफेक्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेंगी, अगर सेम एम्पलीट्यूड होगा तो परफेक्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेंगी, वरना परफेक्ट कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगी। मतलब कंप्लीटली एक दूसरे को डबल नहीं करेंगी एम्पलीट्यूड की लैंग्वेज में, और कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एक दूसरे को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगी। सही बेटा, तो 1 और 3 तो मस्ट सी आंसर। Waves PQ have same amplitude. Okay. Wave meet in phase at point X and interfere, gives the resultant wave of intensity I. Amplitude of the wave is doubled. What is the new intensity of the resultant wave in terms of I? अच्छा जी, P का एम्पलीट्यूड डबल हो गया। बेटा एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी के दरमियान रिलेशन क्या था ये? तो K हो जाएगा क्या? I/A²। यानी K1 बराबर कर दो K2 के, I/A² बराबर हो जाएगा I'/2A का होल स्क्वायर, क्योंकि हम एम्पलीट्यूड डबल हो गया। बेटा 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर से स्क्वायर कटा, तो I' क्या हो जाएगा? 4I। दैट इज नॉट एन ऑप्शन। हम्म, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव भी डबल हो गया, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कर रही हूँ मेरे ख्याल से। तो डबल एम्पलीट्यूड अगर हुआ है एक वेव का और दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड है ए, इन फेज है, तो बेटा ये होगा सिनेरियो हमारे पास। Waves P and Q have same amplitude, ठीक है। Waves meet in phase at point X and interfere, give the resultant intensity I। सही है, ठीक है, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे हमारे पास सिनेरियो डिफरेंट हुआ है। बेटा सुन, ये चीज मैंने इग्नोर कर दी थी, इन फेज वाली। तो इग्नोर इन फेज वाली जो चीज है उसमें क्या है बेटा? पहली वाली वेव का था एम्पलीट्यूड ए, दूसरी वाली वेव का एम्पलीट्यूड था ए, ठीक है बेटा। और ये क्या कर रही है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर। तो बेटा इनका एम्पलीट्यूड क्या हो गया? 2 है। यानी इंटेंसिटी आई हमें 2A का एम्पलीट्यूड दे रही। अब बेटा क्या हुआ है? वेव P का एम्पलीट्यूड डबल हो गया, और वेव Q का एम्पलीट्यूड अभी भी ये है। सही है। अभी भी ये क्या कर रही है? अभी भी ये कर रही है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर। लेकिन अब एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा? 3 है। सही है। यानी कहानी जो हमने लगाई थी वही कहानी वहां पे लगाएंगे। K1 बराबर है K2, यानी I/1, या आई से लिखो सिर्फ, अपॉन 2A का होल स्क्वायर बराबर है I'/3A का स्क्वायर। सही बेटा। तो क्या हो जाएगा बेटा? I/4A² बराबर हो गया I'/9A²। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काटो, ठीक है। एंड I' हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? 9/4I। 9/4I क्या होगा? 9/4I 2.25 आ रहा है।
यानी आंसर इज सी। ठीक है बेटा। Now, radio waves can be polarized because they are transverse waves. Sound waves cannot be polarized. Okay, ये तो आसान सी सिनेरियो है हमारे पास। रेडियोज आर ट्रांसवर्स वेव्स, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। दैट इज वाई साउंड वेव्स पोलराइज नहीं हो रही है, रेडियो वेव पोलराइज हो रही है। तो इसके ऊपर तो कोई दो राय है ही नहीं। पोलराइजेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। सही है। चलो आगे बढ़ो। लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा incident normally on a diffraction grating with total number of n lines with width w। अच्छा जी, n lines with width w। अच्छा, अब सीन ये है बेटा, सीन ये है हमारे पास कि हमारे पास जो n होता है, n बोल रहे हैं, n लाइन आ रही है जब width क्या है, w है। लेकिन क्या नंबर ऑफ लाइंस होंगी जब width होगी 1? सही है बेटा। तो अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, x आ जाएगा हमारे पास n अपॉन डब्ल्यू। ठीक है, x हमारे पास क्या आ जाएगा, n अपॉन डब्ल्यू। तो बेटा सुनो, हमारे पास जो डिफ्रैक्शन के फॉर्मूला में n लैम्डा इक्वल्स टू डी साइन थीटा होता है, ये जो d होता है ना, ये होता है हमारे पास के मतलब हाउ मच लाइंस आर बीइंग कवर्ड इन 1 मीटर लेंथ। सही है, कितनी लाइंस कवर होंगी 1 मीटर की लेंथ में। सही बेटा। तो अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हमारे पास सिनेरियो आ गया ये। ठीक है। सो डी हमारे पास क्या होता है, जैसा मैंने बताया, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ लाइन डी को हम 1/n लिखते हैं। सही बेटा। डी को हम क्या लिखते हैं, 1/n। और यहाँ पे डी एन जो मैंने आपको बताया वो क्या बताया बेटा, 1 मीटर में कितनी लाइन आ रही है। सही है। तो हमारे पास हमने ये बोला हुआ है, यानी ये 1/x हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा वो बेटा, 1/n अपॉन डब्ल्यू। सिनेरियो क्या हो जाएगा, w अपॉन n। सही बेटा। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, d की वैल्यू हमारे पास आ गई w अपॉन n। बोले सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमम इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा, व्हाट इज n? n की वैल्यू क्या होगी, देखते हैं बेटा। 2 लैम्डा इक्वल्स टू डी की जगह आ गया हमारे पास क्या, w/n साइन थीटा। तो बेटा n क्या हो जाएगा हमारे पास, w साइन थीटा अपॉन 2 लैम्डा। सी आंसर आ रहा। ठीक है। ये वाली बात वापस सुन लो, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। हमने बोला, सवाल ने हमें बताया टोटल नंबर ऑफ लाइन आ रही हैं जब विड्थ है डब्ल्यू, एन आ रहा है जब विड्थ है डब्ल्यू। ठीक है। तो कितनी लाइन आएंगी जब विड्थ दो 1? सही है। तो हमने एक्स की वैल्यू निकाली क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और एक्स मुझे बता रहा है लाइन इन 1 मीटर। सही बेटा। अब डी होता है 1/लाइन इन 1 मीटर। सही है। तो 1/n किया, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने लाइन इन 1 मीटर को x का नाम दिया हुआ है, तो 1/x कर दिया। x की वैल्यू n/w, जो सिंप्लीफाई होके w/n हो जाएगी। सही बेटा। वी डिड नथिंग, डिफ्रैक्शन के फॉर्मूला में d की जगह w/n पुट किया, रीअरेंज किया, वी गॉट आवर आंसर। सही बेटा। चलो, किरचॉफ लॉ इज a consequence of basic principle conservation of, सेकेंड लॉ बोल रहा है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। फर्स्ट होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, व्हाट इज दिस प्रिंसिपल, बी। सही है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोला है मैंने, तो बी आंसर है, किरचॉफ सेकंड लॉ। द डायग्राम शोज लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। ओके, एमीटर रीड जीरो। बेटा एमीटर रीड जीरो कब करेगा, जब इस पॉइंट और इस पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा, जीरो। उनको नाम दे देता हूं मैं, ए और बी के दरमियान का जब वोल्टेज होगा जीरो, तब हमारे पास एमीटर की रीडिंग क्या होगी बेटा, हमारे पास
0। अब ये कैसे मुमकिन है, जरा बताओ बेटा। इन दोनों में क्या रेशियो है रेजिस्टर्स का? व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टर्स? हाँ भाई, 1 से 1:3। अगर ए और बी का वोल्टेज 0 आ रहा है, यानी जितना वोल्टेज ए पर है उतना वोल्टेज बी पर है, यानी दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ रहा है, तो बेटा हमारे पास सिनेरियो क्या होगा, यहाँ पे भी 1:3 का रेशियो होगा। अगर 6 किलो ओम्स रिप्रेजेंट कर रहा है तो 15 किलो ओम रिप्रेजेंट करेगा। बोला व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आर? 15 किलो ओम्स। ठीक है बेटा, तो मैंने देखा यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल बराबर होना चाहिए, सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए, तभी एमीटर की रीडिंग 0 होगी। तो हमने देखा 1:3 का रेशियो है, तो यहाँ पे भी 1:3 का रेशियो हो। सही बेटा, चलो। टॉर्च यूजेस 3 लैम्प्स connected in parallel, powered by the electromotive force of EMF 3 volt. Each lamp dissipate this much power. बेटा जब सेल्स पैरेलल में लगे हुए होते हैं तो टोटल पावर कैसे निकलती है? अगर एक जैसे सेल हैं जिनकी पावर सेम है तो टोटल पावर क्या होगी? ये, यानी टोटल पावर होगी 1.8 वॉट। सही बेटा, बोला व्हाट इज द करंट? तो पैरेलल में लगे हुए हैं, टोटल ईएमएफ आपको पता है 3 वोल्ट, पावर पता है, करंट क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू पी अपॉन बी, 1.8 डिवाइड बाई 3, आंसर आएगा 0.6। ठीक है बेटा। सर अगर सीरीज में कनेक्टेड होते तो लैंप। सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो फिर हम लोग उसको डिफरेंट तरीके से करते हैं। हम लोग उसको सिंपल, जो पावर होती तो टोटल पावर निकालते पहले। टोटल पावर कैसे निकालते? टोटल करंट हमें पता होता, थ्रू आउट द सर्किट करंट सेम है, वोल्टेज तीनों पे इक्वली डिवाइड होता, अगर एक जैसे रेजिस्टर है तो हमें वोल्टेज पता होता, और सिंगल की पावर दी हुई होती, तो डिवाइडेड वोल्टेज और पावर की मदद से करंट निकाल लेते। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर ईएमएफ है हमारे पास 3 वोल्ट और एक जैसे रेजिस्टर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 वोल्ट। सही है, तुम्हें 1 वोल्ट पता है और तुम्हें इसकी सिंगल की पावर पता है 0.6 वॉट। सही है, तो वोल्टेज पता है, पावर पता है, करंट निकाल लेते। ठीक है बेटा। ओके। सेल विद इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू द एलडीआर, अ फिक्स्ड रेजिस्टर एंड अ वोल्टमीटर। वोल्टमीटर रीडिंग बढ़ रही है। सही है भाई, वोल्टमीटर की रीडिंग क्या हो रही है? बढ़ रही है। कौन सी क्वांटिटी डिक्रीज होगी जब वोल्टमीटर रीडिंग बढ़ेगी? कौन सी क्वांटिटी डिक्रीज होगी? ओके, देखते हैं बेटा। चार्ज मूविंग थ्रू द सेल पर यूनिट टाइम, मूविंग थ्रू द सेल पर यूनिट टाइम, करंट डिक्रीज होगा। चार्ज पर यूनिट टाइम, क्यू अपॉन टी बोल रहा है ना, ये तो करंट होगा। करंट सर्किट में डिक्रीज होगा नहीं, जब हमारे पास वोल्टमीटर की रीडिंग बढ़ रही है तो इसका रेजिस्टेंस V इक्वल टू आई आर भी तो बढ़ेगा, तो करंट कैसे कम हो सकता है? ये तो फिक्स रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस थोड़ी बदलती है। ये गलत है। एनर्जी ट्रांसफर टू द फिक्स रेजिस्टर पर यूनिट चार्ज, यानी वोल्ट, एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट चार्ज, ये तो सिर्फ तभी मुमकिन है जब ईएमएफ बदले, क्योंकि ईएमएफ बढ़ेगी तो ईएमएफ ज्यादा वोल्टेज यहाँ पर अपेयर करवाएगी। सही है, देन आगे बढ़ते हैं। इंटेंसिटी ऑफ द एलडीआर, लाइट इंटेंसिटी ऑन एलडीआर नहीं बेटा, बेटा लाइट इंटेंसिटी ऑफ एलडीआर डिक्रीज होने की बात कर रहा है ये। विच क्वांटिटी डिक्रीज? नहीं, एलडीआर पे तो लाइट बढ़नी चाहिए, तब जाके यहाँ पे वोल्टेज बढ़ेगा। कैसे बेटा? सुनो बेटा, जब यहाँ पे लाइट कम होगी तो एलडीआर की रेजिस्टेंस बढ़ेगी, बैटरी का तो ज्यादा वोल्टेज यहाँ पे अपेयर होना चाहिए। सही है, तो ये भी गलत है। टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस द सेल, ओके बेटा, सेल के अक्रॉस अगर वोल्टेज कम होगा तो ज्यादा वोल्टेज यहाँ अपेयर हो सकता है। डी आंसर है। ठीक है बेटा, सेल के अक्रॉस जो
सेल के अंदर जो इंटरनल रजिस्टर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो तो जाया हो रहा है ना। तो अगर जाया शुदा वोल्टेज जितना कम होगा हमारे बाहर के सर्किट पे उतना ज्यादा वोल्टेज अपेयर होगा। तो डी आंसर है हमारा। ओके। सर्किट इज शोन द सर्किट शोन कंटेन्स सेल विद नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। सही भाई, हमें सेल दिखाया है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हमें साथ साथ बताई है नेग्लिजिबल है। चलो। एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट चार्ज इन ड्राइविंग द चार्ज अराउंड द कंप्लीट सर्किट इज E. Potential difference across axis V. The cell is then replaced with a different cell of same EMF that has significant internal resistance. Okay. What is the effect of E and V of replacing the cell? चलो वापस पढ़ लूँ एक दफा। एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट चार्ज ड्राइविंग चार्ज ईएमएफ बताया हुआ है एंड अक्रॉस ई अक्रॉस ई जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्स बोला था। सही है। सेल को ऐसे सेल के साथ रिप्लेस कर दिया है जिसका ईएमएफ तो सेम है लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो बेटा ईएमएफ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ईएमएफ तो सेम है, उसने खुद ही बोल दिया ना। तो ईएमएफ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन अगर कोई दूसरा सर्किट है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है तो बेटा उस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, अब कुछ वोल्टेज यहाँ पे भी अपेयर होगा। यानी जो ईएमएफ है वो अब दोनों में शेयर होगी। इसको एक्स बोला हुआ है। क्योंकि बेटा पहले क्या था, ईएमएफ एक्स के बराबर थी लेकिन अब ईएमएफ दोनों में शेयर हो रही है। तो बेटा इफेक्ट ऑन वी या इफेक्ट ऑन द एक्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सही बेटा, 35 सी आंसर है। सर सेल में जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो सेल की जो टोटल वोल्टेज होगा वो कम नहीं होगा? टोटल वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज कम होगा ना, ईएमएफ थोड़ी होगी कम। ये देखो ना, ईएमएफ पहले क्या हो रहा था बेटा, पहले ये हो रहा था पूरी ईएमएफ एक्स पे अपेयर हो रही थी। समझ, क्योंकि ये टर्मिनल पोटेंशियल था। अब ये भी आ गया। तो सीरीज में ईएमएफ डिवाइड होती है ना, तो ईएमएफ का कुछ पार्ट यहाँ अपेयर होगा कुछ यहाँ अपेयर होगा। सही है। यानी अब पूरी की पूरी चीज एक्स पे अपेयर नहीं हो रही, तो पहले के मुकाबले में अब एक्स के ऊपर वोल्टेज कम हो जाएगा क्योंकि कुछ वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस पे भी आ रहा है। ओके सर। सर इससे पहले वाला क्वेश्चन समझा देंगे प्लीज? इससे पहले वाला बेटा उसने बोला है क्या डिक्रीज होगा। बेटा वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट तो डिक्रीज नहीं हो सकता। सही है। एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट चार्ज डिक्रीज नहीं हो सकता क्योंकि वोल्टेज बढ़ रहा है। सही है। इंटेंसिटी ऑफ एलडीआर डिक्रीज नहीं हो सकता क्योंकि अगर इंटेंसिटी ऑफ एलडीआर डिक्रीज हुई तो एलडीआर का रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। यानी ज्यादा वोल्टेज तो एलडीआर पे आना चाहिए, हमारा तो वोल्टमीटर ज्यादा बता रहा है रीडिंग। तो बचता सिर्फ एक ही है, जब इसके ऊपर वोल्टेज कम होगा तो जाया वोल्टेज कम होगा तो ज्यादा वोल्टेज अब इन दोनों पे अपेयर होगा, हेंस ज्यादा वोल्टेज इसके ऊपर अपेयर होगा। सही बेटा। ओके सर। अच्छा यार, कल की क्लास में सोच रहा हूँ थोड़ा अर्ली करें, तकरीबन 1 बजे तक कल क्लास कर लेते हैं या 12 बजे तक कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि फिर रात में कुछ प्लान्स है मेरे फैमिली के साथ, और बिल्कुल एंड वक्त पे रात में आई डू नॉट प्रीफर क्लास हो क्योंकि आप लोगों का अगली सुबह पेपर होगा। तो दोपहर 12 बजे कल क्लास कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, या 12:30 कर लेंगे, आई लेट यू नो। In the circuit shown, the batteries are identical and have negligible internal resistance. All the resistors have same resistance. Okay. Diodes have zero resistance when conducting and infinite resistance when not conducting. Forward bias है तो zero resistance है, reverse bias है तो infinite resistance. Or in which circuit the current in the battery is greatest? ओके बेटा, तो देखो बैटरी का पॉजिटिव डायोड के एनोड से कनेक्टेड है, फॉरवर्ड बायस करंट पास होगा। बैटरी का पॉजिटिव डायोड के एनोड से कनेक्टेड है, फॉरवर्ड बायस, यहां से भी करंट फ्लो होगा। यानी यहाँ पे बैटरी को दोनों को करंट प्रोवाइड करना पड़ रहा है। आई गेस यही आंसर है, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। बेटा ये सीरीज में है, सीरीज में दो दो रेजिस्टर आ गए सीरीज में, तो क्या होगा बेटा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। पैरेलल में तो वैसे ही रेजिस्टेंस कम होती है तो करंट क्या होगा, ज्यादा होगा।
यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव डायोड के कैथोड से कनेक्टेड है, ये रिवर्स बायस है। और यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव डायोड के कैथोड से कनेक्टेड है, तो ये रिवर्स बायस है। सिर्फ यही सर्किट करंट फ्लो करवा रहा है, यानी ये दोनों तो सेम ही होगा। सही है, तो आंसर हमारा ए ही है। सही बेटा, आगे बढ़े। चलो, क्वेश्चन नंबर 37। पोटेंशियोमीटर इन द सर्किट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ द सेल। इसकी बात हो रही है। नाउ द सर्किट इज includes the second cell of EMF 1.5 volt and internal resistance 0.5 ohms connected to the resistance wire। अच्छा जी, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। दैट इज कनेक्टेड टू द यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर एक्स वन। एक्स वाई की लेंथ बताई हुई है 0.96 और रेजिस्टेंस है 0.5। मूवेबल कॉन्टेक्ट कनेक्शन Z is moved along wire XY। Galvanometer reading is 0। Okay. Length of XZ is 0.64 meter। What is the value of E? चलो बता, ई की वैल्यू क्या होगी? अगर गैल्वेनोमीटर जीरो रीड कर रहा है तो जितना वोल्टेज नीचे है उतना ही वोल्टेज एक्स जी पर होगा। तो हमारा मेन टारगेट है एक्स जी का वोल्टेज निकालना। जो वोल्टेज एक्स जी का होगा वही ईएमएफ ऑफ द सेल होगा। तो बेटा देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस सर्किट में केवीएल लगा रहा हूं। सही है। केवीएल क्या होता है? टोटल ईएमएफ इक्वल्स टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। सिंस सीरीज सर्किट है तो हर तरफ करंट सेम होगा, आई। सही है। तो अगर आई है यहाँ पे तो क्या होगा बेटा? 0.5। हमारे पास इंटरनल रजिस्टर की रेजिस्टेंस है और एक्स वाई की रेजिस्टेंस भी क्या है? 0.5। ठीक है बेटा, एक्स वाई की रेजिस्टेंस भी क्या है? 0.5। यानी 1.5 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू आई। तो आई की वैल्यू क्या आ गई? 1.5 एम्पियर। सही बेटा। अच्छा जी, अब अगर 1.5 एम्पियर आ गया है करंट, तो बेटा मैं वी एक्स वाई का वोल्टेज निकाल सकता हूँ। सही बेटा। तो एक्स वाई में करंट फ्लो हो रहा है 1.5, एक्स वाई की रेजिस्टेंस है 0.5, यानी वी एक्स वाई का वोल्टेज है 0.75 वोल्ट। बेटा एक्स से वाई का वोल्टेज मुझे पता चल गया। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने बोला एक्स वाई की लेंथ है हमारे पास कितनी? 0.96 मीटर। और वोल्टेज कितना आ रहा है? 0.75। ठीक है। वाई जी की लेंथ है 0.64 मीटर। कितना वोल्टेज आएगा बेटा? हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.64 डिवाइडेड बाय 0.96। 0.5। तो 37.5। सही बेटा। केवीएल लगाया, करंट निकाला। करंट की मदद से इस पूरे वायर की रेजिस्टेंस के ऊपर जो वोल्टेज अपेयर हो रहा है ईएमएफ बैटरी का, वो निकाला। सही है। एंड दैट इज हाउ हमने इसकी मदद से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स जी के ऊपर क्या वोल्टेज अपेयर हो रहा है विच विल बी इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल, वो निकाला। सही बेटा। विच पार्टिकल इज नॉट फंडामेंटल पार्टिकल? फंडामेंटल है चार्म क्वार्क, है तो क्वार्क। इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल है, न्यूट्रिनो फंडामेंटल है। न्यूट्रॉन फंडामेंटल है। सही है। ओके। आइसोटोप ऑफ फ्लोरीन F918 undergoes बीटा पॉजिट्रॉन डीके। बेटा बीटा पॉजिट्रॉन डीके में क्या होता है? प्रोटॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 1 एंड न्यूक्लियन नंबर रिमेन सेम। सही है, कोई स्टेबल आइसोटोप बन रहा है। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर? बेटा न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? न्यूक्लियन नंबर में से प्रोटॉन नंबर माइनस कर दो। 10 न्यूट्रॉन है। सही है बेटा। चलो, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? बारियन इज अ hadron consisting of टू क्वार्क, नहीं थ्री क्वार्क होता है। विरॉन इज अ hadron consisting of टू क्वार्क, नहीं थ्री क्वार्क नहीं, टू क्वार्क होता है। इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, एन इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल एंड इज लेप्टॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है और वो लेप्टॉन भी है।
सही है। न्यूट्रिनो इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, सही बात है। एंड हेड्रॉन नहीं है बेटा, न्यूट्रिनो leptons की फैमिली में आता है। सी आंसर। एंड दैट इज हाउ वी आर डन विद आवर पेपर। इट्स बीन डन। सही है। तो तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट में हमने पूरा पेपर कंप्लीट किया है। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। और मैं फिर बता दूं बेटा, कल दोपहर में 12:30 तक हम अपनी क्लास कंडक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर रात में जो है वो आप अपना सेल्फ स्टडी वगैरह करिएगा। बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग बहुत ज़्यादा रात तक नहीं पढ़िएगा, फ्रेश माइंड के साथ जाइएगा पेपर देने। ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग कब तक अपलोड हो जाएगी? अभी बस फौरन ही अपलोड कर दूंगा जैसे ये कन्वर्ट होगी। ठीक है। और सर कल कौन सा ईयर करवाएंगे? कल इसी का वेरिएंट 2 करवाऊंगा। चलो, अल्लाह हाफिज। 12:30 किसको कहते हैं? 12:30 और 12:30 PM ओके पाकिस्तान सर, टाइम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।